फवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, बिलावल की तकरीर ऑब्वियसली सुनी होगी आपने। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश थी, लेकिन आज जब बिलावल बोले हैं तो उनके जो तनकीद के निश्तर थे वो अदलिया की जानिब थे। कह रहे हैं कि बल्ले का निशान लेकर एक जमात को फ़ायदा पहुंचाया गया है, मुर्दार जमात में जान डाल दी गई है। ये क्या हुआ है? अचानक पीपल्स पार्टी को खामोश थी और फिर अचानक से जब आई है मैदान में तो इतने खुलकर और डायरेक्ट अदलिया पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसने फैसला किया कि जो मुल्क में मुआशी बहरान है वो काफ़ी नहीं है, मुल्क में सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, तो लिहाजा अदालती बहरान होना चाहिए ताकि कोई रौनक लगे। इतनी बोर मामला चल रहे हैं, लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया कि हम अदालत को जाके टक्कर मारें। ये जो ट्रायंगल चल रही थी, एक जो समझिए कि इमरान खान और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट का चल रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको दो तरफा लड़ाई के बजाय इसको ट्रायंगुलर फाइट में तब्दील करते हैं, और उन्होंने जाके जुडिशरी को अब इस फाइट का हिस्सा बना दिया है। अब जुडिशरी में जो इस वक्त हालात ये है कि वो तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे, क्योंकि देखें ना, जुडिशरी को पता है कि अगर वो ये जंग हार गए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुकूमत लाना चाह रही है वो ले आई, तो उसके नतीजे में फिर बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद के नीचे जुडिशरी थी और हमारी जुडिशरी में तो फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। आपको मालूम है, हसीना वाजिद ने एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया था। तो इस किस्म की जो एक ख्वाब है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का और आसिफ जरदारी साहब का और बिलावल साहब उस ख्वाब की ताबीर चाहते हैं कि जिसमें जुडिशरी जो है वो बिल्कुल हुकूमत के कहलाते डिपार्टमेंट की तरह हो। सो उसके ऊपर इस वक्त पूरी एफर्ट जारी है, और यूँ लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है, और तमाम जो लेजिस्लेशन है, तमाम जो इस वक्त एफर्ट है, वो इस वक्त ये हो रही है कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस को रोका जाए। और ये आज की तकरीर एक ग्रैंड स्कीम का हिस्सा थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अच्छा फवाद साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, इसके बाद तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। पिछले दिनों जस्टिस शाइख उस्मानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि PTI को 39 के तनासुब से नशिस्तें मिलेंगी, और इसी तरह का कुछ चीफ जस्टिस का फैसला भी हमने देखा है, वो भी कुछ इसी तरह का था। तो यानी होगा वही जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। लेकिन किरण, मसला ये है कि ये क्यों 39 या वो आपने ऐसी बनानी है। बट मसला ये नहीं है कि इन नशस्तों से क्या फ़र्क पड़ जाता है। मसला इस वक्त जो हुकूमत का नंबर है ऐवान के अंदर, अगर रिजर्व सीट्स मिल जाएं PTI को, तो मुझे आप बताइए कि इससे हुकूमत को क्या फौरी ख़तरा लाहक हो जाता है। आंसर इज़ नो, कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि हुकूमत का नंबर अब भी ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि आप हुकूमत को ज़्यादा सीटें क्यों चाहिए? हुकूमत को ज़्यादा नशिस्तें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो खदोखाल आपके सामने इरफान कादर साहब ने खसूसी तौर के ऊपर रखे हैं, और एक इंटरव्यू में लॉ मिनिस्टर साहब ने भी रखे हैं, वो ये हैं कि वो अदालती हमारे निज़ाम को फंडामेंटली चेंज करना चाहते हैं, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी वो लाना चाहते हैं, जिसमें वो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र पावर्स भी जो है वो लेना चाहते हैं, और जिसके अंदर वो मुद्दत मुलाजमत में इजाफा भी करना चाहते हैं ताकि फाइज साहब को 3 साल मुद्दत मुलाजमत दी जाए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का एक ख्वाब है हुकूमत का, सारा काम तो उसके लिए हो रहा है। ये ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जरूर मुझे बताइएगा। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर रहे थे कि हुकूमत कोई ख्वाब देख रही है उनके हवाले से। तो वो ख्वाब क्या फवाद साहब फिर आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो हुकूमत देख रही है आपके मुताबिक? नहीं, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखिए, जुडिशरी ने अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है, और इस वक्त जो हालात हैं वो तो एक मजिस्ट्रेट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट के जज तक वो ये समझता है कि उसने लाजमी तौर पे अपने इख्तियारात के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो एक फ़ाइट करनी है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब मीडिया का पूरा इदारा लेट गया,
इस बर्बरियत और फस्तायत में, जब बार काउंसिल्स जो हैं ख़त्म हो गई, सिविल सोसाइटी ख़त्म हो गई, तो एक ही इदारा है जिसने अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाया है, अपने होने का एहसास दिलाया है, और जो अपने सर्वाइवल, अपनी शराख्त के लिए, आइन के लिए लड़ा है, वो जुडिशरी है। फवाद साहब, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नक्शा खींच रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जो है इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने ही है इसके पास। क्या सर सिर्फ एक चीफ जस्टिस की तब्दीली से सारा का सारा नक्शा ही जो इस वक्त सियासत का है वो तब्दील हो जाएगा? क्योंकि वजीर आजम साहब का भी तो स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त इदारे के साथ ताल्लुक है वो माजी में कभी भी नहीं था। देखिए किरण, अभी तक अनफॉर्चुनेटली तहरीके इंसाफ ने तो हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं दिया। ये तो हुकूमत ने अपने सारे चैलेंजेस खुद ही पैदा किए हैं। अगर आप सियासत में देखें तो पीटीआई की तरफ से तो कोई बड़ा हुकूमत को कोई चैलेंज तो नहीं दिया जा सका ना। 9 फरवरी को पूरा मैंडेट तब्दील कर दिया गया, फॉर्म 47 ला के पूरा इलेक्शन चुरा लिया गया। तहरीके इंसाफ ने कुछ नहीं किया, घर बैठे रहे। लियाकत चट्ठा जिन्होंने आके बयान दिया, इलेक्शन एक्सपोज किया, उसको आपने इतना तना छोड़ दिया, वो बेचारा घर पे ही उस वक्त से मिसिंग पर्सन ही बना हुआ है, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। कोई इफेक्टिव अपोजिशन जो है वो पीटीआई की उस लीडरशिप की तरफ से नजर नहीं आई। सो ये नहीं है कि कोई तहरीके इंसाफ ने कोई चैलेंज दिया हो हुकूमत को, ये तो हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से, एक देखा जाए तो अपने लिए इतना बड़ा गड़ा खोदा है कि अब उससे वो बाहर नहीं आ रहे, और ये जुडिशरी का बहरान शुरू करके वो उस गड़े को एक्चुअली मजीद गहरा कर रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि अगर तहरीके इंसाफ की इस वक्त यहाँ पॉलिटिक्स होती और एक अलायंस जो है जमात इस्लामी के साथ, फजलुर रहमान साहब के साथ, जब पीर पगाड़ा के साथ बन चुका होता, तो ये हुकूमत तो 1 महीना नहीं निकाल सकती थी। क्योंकि अगर आप जरा इमेजिन करें ना कि जो सवाबी का जलसा था, बड़ा जलसा था, बड़े लोग आए, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद पे क्या होना है, या जब मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम और पीर पगाड़ा और असद कैसर और पीटीआई के लोग बैठ के ये कहेंगे कि हम डी चौक पे आ रहे हैं और आप अगर में रोक सकते हैं तो रोक लें, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होना है। तो टोटल डिफरेंट सिनेरियो होना था। जमात इस्लामी ने भी आपके सामने कल धरना किया, वो 2 रुपए 32 पैसे बिजली की कीमत बढ़ा के उठ गए। तो अपोजिशन की जो एक आई वुड से कि जो डिसअरे में है, अपोजिशन इकट्ठा ना होने की वजह से हुकूमत को जो है अपोजिशन की तरफ से तो खतरा नहीं है, लेकिन जो जुडिशरी के साथ मामला है, जुडिशरी खड़ी हुई है और जुडिशरी के साथ जंगें जो हैं, या जो आई वुड से कि अभी तक की जो बैटल्स हैं, वो हुकूमत आसानी से जीत नहीं सकी। और मुझे ये भी तो देखें, रिकॉर्ड पर है ना, साफियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि फुटेजेस दिखाएं और जो कसूरवार होगा उसे पार्टी से निकाल देंगे। तो जो फुटेजेस सामने हैं, यानी एक मिसाल दे देती हूँ आपको, हसन नियाजी, तो उनका क्या मुस्तकबिल है फिर पार्टी में? उनके लिए क्या है? फुटेज सबके सामने है कि अगर आप पिछले 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के बयानात देखें तो उन्होंने तलखियां कम करने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने कहा कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं, बातचीत करते हैं, आगे चलते हैं। ये बात ज़रूर है कि मैं ये समझता हूँ कि अकेली एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ये होनी है। बातचीत तो होलिस्टिकली आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी करनी है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी करनी है। और 2 इशूज़ जिसके ऊपर पीटीआई ने कंसेशन देनी है, ये माफ़ी वगैरह तो एक तलखी का इजहार है ना, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। असल बात यह है कि पीटीआई ने ये यकीन दिलाना है एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो सलूक पीटीआई के साथ 2 सालों में रवा रखा गया है वो उनके साथ नहीं होगा 2 सालों में। और जो बर्बरियत और फस्तायत का निशाना साफ के कारकुनों को, लोगों को बनाया गया है, हम उसका बदला नहीं लेंगे। लेकिन फवाद साहब ये बताइए ना, हसन नियाजी जैसे लोगों का क्या मुस्तकबिल है पीटीआई में, जिनकी फुटेजेस हैं सबके सामने? देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा है, अब लोगों को 15-15, 16-16, 17-17 महीने हो गए हैं। अब तो जो है जो ही तलखियों में कमी आएगी, आम माफी का ऐलान हो जाएगा। क्यों की बात है ना, अगर तलखियां नीचे आएंगी तो रास्ते खुल जाएंगे। सही। अच्छा फवाद साहब ये बताइए, केपीके ने 9 मई पर कमीशन के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा, लेकिन अदालत ने जज देने से माजरत कर ली और कहा कि कमीशन के लिए खत इरसाल करने वाला फोरम मिजाज अथॉरिटी नहीं है। तो ये बात सूबाई हुकूमत को मालूम नहीं थी?
देखिए जी, इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत आई अंडरस्टैंड उन्होंने जो है वो जज मांगा है और पेशावर हाई कोर्ट जज दे देती, लेकिन ये मेरे ख्याल के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि हम एक कंट्रोवर्शियल मामले के अंदर जो है वो क्यों पड़े और हम इसकी तहकीकात जो है वो करें और उसमें जो है वो फिर ज़ाहिर है एक फरीक ने कहना ये हो गया, दूसरे ने कहना ये हो गया, तो उन्होंने कहा हम इस कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू में जो है वो आके हम जो है इसकी लॉ से ज़्यादा आई वुड से कि इसका ताल्लुक जो है वो सियासत से है और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने आप को मुतनाज़ होने से बचाने के लिए जो है वो अपने आप को एक साइड के ऊपर किया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो 9 मई के ऊपर माफ़ी या ये इसका असल ताल्लुक बड़ी पॉलिटिक्स के साथ है और वो बड़ी पॉलिटिक्स के में भी बहुत टाइम नहीं रह गया। हमें एक फ़र्ज़ हमारा ये है कि हम कोशिश करें तलखियाँ कम हों और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। और तलखियों में मैंने आपको बताया कि एक तो ये शोर कराना पड़ेगा खान साहब को कि ये हम बदला नहीं लेंगे और आके ये मामला रहेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है किरण, हमें हर सूरत में ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान की फ़ौज को और अवाम को लड़ाना चाहते हैं उनसे आपको फासला अख्तियार करना पड़ेगा। बहुत सारे जो PTI के अकाउंट्स हैं, लोग हैं, वो उन ज़्यादतियों की वजह से उधर उनके साथ ऐसे लोगों के हाथों में खिलौना बन गए हैं जो असल में पाकिस्तान से अलहदगी पसंद अकाउंट चला रहे हैं। PTM के एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है, उसमें BLA के लोग हैं, TTP के लोग हैं, ये जो आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप लोग पैसे बना रहे हैं PTI के नाम के ऊपर, इन लोगों से तो देखें हमारा PTI का उनसे कोई ताल्लुक है ना उनका PTI से। फिर फवाद से फिर शहजाद अकबर भी हैं, फिर शहबाज गिल भी हैं, उनके लिए फिर आप लोगों के पास क्या है? क्या उनसे भी बात कर रहे हैं? इस पर जरा मैंने बात कर दी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि बाहर बैठे हुए जो लोग हैं जिनका ताल्लुक नहीं है PTI से, लेकिन वो PTI के तशख़्ख़ुस को ख़राब कर रहे हैं वाया डिजिटल मीडिया, तो फिर बाहर तो शहजाद अकबर भी हैं, शहबाज गिल भी हैं, तो क्या उनको फिर जो आप बात कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है या उनसे बात करने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है? नहीं, देखो, शहबाज गिल है, शहजाद अकबर है, उसके बाद हमारे मोई पीरजादा और लोग हैं। देखें, ये नेशनलिस्ट लोग हैं, इनकी जो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी है, इन्होंने बड़ा पहले काम भी किया हुआ है। हाँ, इनकी नाराज़गियाँ हैं, इनकी पर्सनल नाराज़गियाँ हैं जो मैं समझता हूँ कि इनको भी तलखियों में कमी लाने की ज़रूरत है। लेकिन असल बात ये जो लोग हैं ना, ये जो आदिल राजा, हैदर मेहदी, ये आपके हो गए, ये अहमद नूरानी, ये गिल गुराया वगैरह, वकास गुराया वगैरह, देखें इनका कोई ताल्लुक नहीं PTI से। ये तो लोग जो हैं इन्होंने तमाशा बना लिया है सिर्फ अपने YouTube व्यूज़ के लिए और उनके लिए PTI के लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। 2 दिन इमरान खान की तारीफ करते हैं और बाकी अपना क्रिटिसिज्म भी करते हैं, सब कुछ भी करते हैं, डॉलर भी बना रहे हैं। भाई, इन लोगों का हमसे क्या ताल्लुक है? इसलिए मैं समझता हूँ कि PTI को लाजमी तौर के ऊपर जब भी मेरी खान साहब से मुलाकात होगी तो मेरा उनसे जरूर मेरी गुजारिश होगी कि ये जो अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और हमारे जो जनरल्स और सिपाहियों के दरमियान और अवाम और हुकूमत के दरमियान एक तफरका डालने की कोशिश करते हैं, उनसे हरगिज़ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना। अमेरिका में करारदाद कौन लाया सर? तस्वीर किसने लगाई? अमेरिका में करारदाद पाकिस्तान का डायस्पोरा लेके आया। देखिए ना, इशू ये है कि वो जो रेजोल्यूशन है अमेरिका की, उसके ऊपर तो हमें अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी अमेरिका के अवाम पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए बात करे, डेमोक्रेसी के लिए बात करे, पाकिस्तान के अवाम की राइट ऑफ लाइफ के लिए बात करें, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना है। एक यूनिवर्सल राइट्स हैं, वो कहते हैं ना, थ्रेट टू फ्रीडम एनीवेयर इज थ्रेट टू फ्रीडम एवरीवेयर। सो अमेरिका ने करे, यूरोपीय यूनियन करे, जैसे हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए खड़े होते हैं, हम कश्मीरी भाइयों के लिए खड़े होते हैं, हम अभी बांग्लादेश में हमने कंसर्न का इजहार किया, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए खड़ा होना तो हर इंसान का फ़र्ज़ है। अच्छा, अब फवाद साहब, आज उमर अयूब साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ बात की है, वो ज़रा सुनिए फिर कमेंट कीजिएगा इस पर। फवाद साहब। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उमर अयूब ने बात सही की है और जो चीफ जस्टिस का तो मैंने आपके इब्तदाई में ही कहा
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है एमिंग फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन की, और बदकिस्मती की बात यह है कि फायज ईसा साहब ने कभी अभी तक अपनी पोजीशन वाजे नहीं की, और बिल्कुल चीफ जस्टिस को इनकार कर देना चाहिए क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है। वजीर कानून तो बता चुके हैं ना कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। मेरे कानून तो चीफ जस्टिस नहीं है ना। चलिए फवाद साहब, आने वाली एक्सटेंशंस के हवाले से तो आपकी ये राय है ना, लेकिन पिछले एक्सटेंशन के हवाले से जिसमें आप लोग खुद बड़ा वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि आपने ऑफर की थी 6 महीने की एक्सटेंशन की जनरल बाजवा को। दूसरी तरफ वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन के मामले पर ऐवान सदर में जनरल बाजवा के पाँव पकड़े गए थे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ अब पहले तो अगर मैं तो वैसे मशवरा दूंगा उन्हें कि वो अब रिटायर हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म के बयानात वो देते हैं रोज़ाना, वो कोई ना कोई बात करते हैं, उसके बाद उनका अपना ही मजाक उड़ता है और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कह जाते हैं। सो मेरा तो सिंसियर मशवरा है ख्वाजा आसिफ साहब, तो एक तो नून एवरेज एज ही जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त 76 साल है, उससे कम का तो कोई बंदा ही नहीं है। नहीं, एक्सटेंशन क्यों नहीं हुई? जब ऑफर कर दी थी आपने और जनरल बाजवा साहब भी लेना चाहते थे, तो फिर क्या हुआ, क्यों नहीं हुई? ये तो मतलब जाहिर है कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आपको ज़्यादा तफसील से उस वक़्त के सिनेरियो बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं हुई और कैसे नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सकी। हमने जो एफर्ट की थी कि इलेक्शन जो हैं वो हो सकें और एक आर्जी एक्सटेंशन जो है वो तो वो नहीं, वो बेल मुंडे नहीं चढ़ी और इलेक्शन नहीं हुआ। नहीं फवाद साहब, आपके इल्म में तो होगा ना ये बेल मुंडे क्यों नहीं चढ़ी? बस उसकी कई फैक्टर्स हैं, कई चीज़ें हैं, जो है वो बात जो है वो नहीं हो सकी कि अदरवाइज़ अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान भी एक हमारा जो बातचीत जब हो रही थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, तो एक इलेक्शन की तारीख के ऊपर हमारी हो गई थी बात, और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो थे वो तरीके इंसाफ के साथ आ गए थे कि 30 जुलाई को असम्बलियां जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी, और वो कह रहे थे कि 16 सितंबर जो बंदयाल साहब की रिटायरमेंट थी उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद इलेक्शन करवा लें। लेकिन उसके ऊपर समहाउ हमारी पार्टी ने, खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। हालांकि मुझे समझ नहीं आई अभी तक वैसे कि हमने वो वीटो क्यों किया था, क्योंकि मेरे ख्याल के अंदर पार्टीज़ के दरमियान जब कंसेंसस हो गया था और हमने फैसला कर लिया था कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर तीनों पार्टीज़ की तरफ से नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मुश्तरका अनप्रेडिक्टेबल ही रहे इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू हो रही थी, सीनियर सियासतदान है, अहम गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।